हेलो स्टूडेंट, आज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं जिसमें अध्याय नंबर 5 गति के नियम के अंतर्गत आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, यह नियम जो है वो क्या बताएगा उसको बहुत अच्छी डिटेल से बताने वाला है, तो वीडियो में अंत बनी रहेगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं क्या है यह नियम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर रेखीय संवेग क्या होता है उससे आपकी जानकारी होनी चाहिए। मैंने आपको एक वीडियो में आपको रेखीय संवेग क्या होता है बता दिया था, इतना बता देता हूँ। रेखीय संवेग जो होता है उसको P से व्यक्त करते हैं और द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, किसी वस्तु का रेखीय संवेग कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु का रेखीय संवेग कहते हैं। अब ये जो संवेग है रेखीय संवेग, ये संरक्षित होने वाली है, इसकी रक्षा होने वाली है। तो जितना संवेग पहले था उतना संवेग बाद में रहने वाला है। ठीक है, यानी संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, यानी कह सकते हैं कि संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। यानी इसका जो P है वो क्या होने वाला है, स्थिर रहने वाला है। इसका संवेग जो है स्थिर, नियत, या फिर आप बोल सकते हो कि ये समान रहने वाले है। यानी कोई भी क्रिया के दौरान क्या होगी, ये हमेशा समान रहेगी और इसका संवेग में परिवर्तन बिल्कुल भी जीरो होगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको मैं इसमें बता देता हूँ कि ऐसा कब पॉसिबल होता है। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई वस्तु है। ठीक है, मान लो मेरे पास इसकी द्रव्यमान m है, इसकी ये क्या है, प्रारंभिक वेग u से गतिमान है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, उसने 50 में बल लगाया, बल आवेशित किया। बल आवेशित करने के बाद ठीक है, इसे संवेग लेता हूँ, इसका संवेग मान लो P1। ठीक है, प्रारंभिक संवेग क्या है, P1 है। अब बल आवेशित करने के बाद ये जो है ये वस्तु जो है इसका वेग चेंज हो जाएगा। तो मान लो अंतिम वेग V है, द्रव्यमान वही है और संवेग मान लो P2 है। ठीक है, ठीक है, तो इस ऐसा कहानी हम लोगों ने न्यूटन के द्वितीय नियम में भी ऐसे ही पढ़ा था। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं, ये जो बल मैंने लगाया था इसको नहीं लगाते। ठीक है, अगर मैं बल नहीं लगाता तो ये वस्तु जिस वेग से गति कर रही है, मान लो u वेग से गति कर रही है, तो वो हमेशा उसी वेग से ही गति करती रहती, क्योंकि बाह्य बल लगाए बगैर कोई वस्तु जो है अपनी वेग में परिवर्तन कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसका संवेग भी कोई परिवर्तित नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो पहला संवेग जो था वो 10 था, तो बाद में भी संवेग कितना रहता, 10 का ही रहता। ठीक है, अतः संवेग क्या रहता है, स्थिर रहती है या संरक्षित होती है। ठीक है, और अगर हम संवेग में परिवर्तन निकालें, कैसे निकालते हैं, P2 आगे वाले में पहले वाला घटाते हैं, तो 10 - 10 के घटाएंगे तो डेल्टा T का मान है संवेग में परिवर्तन का मान 0 निकलेगा। अर्थात इसका संवेग जो है वो देखा जाए तो स्थिर है। संवेग को क्या बोलोगे, स्थिर। संवेग को हम लोग क्या बोलेंगे, स्थिर बोलेंगे या फिर समान बोलेंगे या नियत बोलेंगे। संवेग अगर नियत हो, नियत कब होगी, जब अपना कोई बाह्य बल न लगाया जाए, यानी इसका संवेग क्या हो रही है, संरक्षित हो रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका परिभाषा जो बनने वाला है वो ये होने वाला है, जब किसी निकाय पर, इसको निकाय मान लो, वस्तु मान लो कि जब किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात उसका संवेग जो है पहले भी उतने रहता है, बाद में उतने रहता है, अर्थात स्थिर रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि इस वस्तु या इस निकाय का संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। इसे ही हम लोग कहते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, इस प्रकार से। अब मैं इसको हम लोग क्या करेंगे, तो गणितीय रूप से और एक प्रूफ करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये वाला पार्ट मैं मिटा रहा हूँ और अपने तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जैसे एक कण निकाय है मेरे पास, एक कण निकाय है, पहला टॉपिक में ले रहा हूँ। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गणितीय व्याख्या करेंगे हम लोग, इसकी गणितीय व्याख्या। ठीक है, गणितीय व्याख्या मैंने थोड़ा बहुत तो कर दिया था, लेकिन थोड़ा अच्छे से करते हैं। और ठीक है, गणितीय व्याख्या, तो पहला जो व्याख्या होता है वो एक कण निकाय के लिए होता है। क्वेश्चन ऐसे आता है, एक कण निकाय के लिए रेखीय संवेग संरक्षण का नियम समझाइए, सिद्धांत समझाइए। ठीक है, एक कण निकाय, तो मान लो अपने पास क्या है, कोई एक वस्तु है जिसके अंदर एक कण उपस्थित है, जिसका द्रव्यमान मैंने मान लिया है m मान लिया है। ठीक है, लेकिन ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, न्यूटन का नियम हम लोग लगाने वाले हैं। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम क्या था भैया, अपना ये था कि संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, समय के सापेक्ष समय में परिवर्तन की दर क्या होती है, बल के बराबर होता है। इस प्रकार से ये आपको याद रखना पड़ेंगे। अब जब ये बोला गया था कि इस वस्तु पर कोई बाह्य बल लग जाए, बाह्य बल लगता है संवेग आता है। ठीक है, अब इसे बाह्य बल नहीं लग रहा है, अगर इसे बाह्य बल नहीं लग रहा है तो बल का वैल्यू क्या कर दूं मैं, 0 कर देता हूँ। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम क्या बोलता है, कोई भी बाह्य बल न लगे, तो इसमें बल की वैल्यू 0 कर दो तो क्या निकलेगा, डेल्टा P बटे डेल्टा T इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। भाई बराबर में 0 दिया यहाँ पे। ठीक है, डेल्टा T को तिरछा गुणा कर दो तो क्या आएगा, डेल्टा P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अतः हम कह सकते हैं ये तो प्रूफ करना था, संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो कहाँ संवेग में परिवर्तन होगा। अतः उसमें संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है, उसमें जो संवेग रहता है वो नियत रहता है। ये ऐसा भी आप बोल सकते हो। फिर इस प्रकार से हमने समझा कि एक कण निकाय के लिए संवेग किस प्रकार से क्या होती है, बिना बाह्य बल के क्या रहती है, संरक्षित रहती है। ठीक है, अब मैं आपको इसी तरह आपको इस साइड में आपको क्या करता हूँ, द्विकण निकाय के लिए काम करते हैं। मान लो मेरे पास क्या है, दो कण युक्त कोई निकाय है
माना कोई दो कण युक्त क्या है निकाय, मान लो मैंने क्या किया, एक निकाय लिया जिसमें क्या है दो कण, ठीक है, थोड़ा ऐसे अलग थोड़ा सा, ठीक है, दो कण, ठीक है, एक निकाय मैंने ले लिया इतना बड़ा है, ठीक है, इसमें दो कण है। मान लो हीलियम गैस है, हीलियम गैस में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही यहाँ पे दिखा देता हूँ ये इस प्रकार, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन निकाय, दो इलेक्ट्रॉन निकाय। इसके लिए हम लोग सभी स्ट्रक्चर के नियम को प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो ये जो कण है, मान लो ये ए कण है, ये बी कण है, इसका द्रव्यमान m है, इसका नाम a ला दिया, इसका नाम b ले लिया, ठीक है। ये इसका द्रव्यमान क्या है, इसका भी द्रव्यमान मैंने m1 m2 मान लिया, इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2 मान लिया है। अब ये दूसरी पर क्या करेंगे भैया, बल लगाएंगे, ये इसके ऊपर लगाएंगे, इस पर लगाएंगे, इस पहले कण द्वारा दूसरे कण पर लगाया गया बल को कैसे लिखते हैं, अब पहले कण द्वारा दूसरे कण पर लगाया गया बल F21, दूसरे कण द्वारा पहले कण पर लगाया गया बल, ठीक है। तो ये माना मानव बल, ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं, क्रिया प्रतिक्रिया को जैसा लग रहा है। तो यहाँ पे लगेगा न्यूटन का तृतीय नियम, ठीक है, न्यूटन का तृतीय नियम। सबसे पहले करोगे न्यूटन का तृतीय नियम लगाएंगे, सबसे पहले स्टेप क्या रहेगा, न्यूटन का तृतीय नियम आपको लगाना रहेगा, ठीक है। न्यूटन का तृतीय नियम जानते हैं क्या होता है, F21 सदिश बराबर F12 सदिश, ये मैंने बताया था। और ये बराबर के सामने क्या रहता है, माइनस से चिन्ह रहता है। प्रत्येक क्रिया बल के बराबर और विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया बल होती है। प्रत्येक बल के बराबर विपरीत और बराबर दिशा में क्या होती है, बराबर क्या होती है, प्रतिक्रिया बल होती है। ये इस प्रकार से इसको मैंने इधर पक्षांतर कर दिया, F21 सदिश प्लस F12 सदिश बराबर 0 बच जाएगा। अब लगाएंगे न्यूटन के प्रथम नियम, ठीक है, न्यूटन क्योंकि बल आ गया है तो प्रत्येक दो बल आ रहा है, यहाँ पे दोनों बल लगा रहे हैं, तो यहाँ बल आ गया तो न्यूटन का लगाने वाले हैं हम लोग द्वितीय नियम को लगाने वाले हैं। द्वितीय नियम अभी मैंने आप लोगों को जस्ट यहाँ पे बताया था। द्वितीय नियम क्या होता है, ये होता है एक बल के लिए आपको dp/dt लिखना पड़ता है, ठीक है, डेल्टा p/dt। तो यहाँ पे दो बल है तो दोनों के लिखेंगे। तो पहला वाला वस्तु के लिए बल है, पहले वाले वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर लगाया गया बल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा p1/डेल्टा t हो जाएगा, ठीक है। इस वस्तु का संवेग में परिवर्तन डेल्टा p मानता हूँ, इसके संवेग में परिवर्तन डेल्टा p2 मानता हूँ, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। आप सभी स्वरूप में भी लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे दूसरा वस्तु क्या है, दूसरा वस्तु के लिए हम लोग यहाँ पे F12 के लिए क्या लिखेंगे, संवेग में परिवर्तन की दर डेल्टा p2 सदिश बटे डेल्टा t लिखेंगे बराबर 0। मैंने यही वाला फार्मूला लगाया है, बल की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, इसको दो बार लिख रहा हूँ, ठीक है। अब चूंकि नीचे सेम है तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा p1 सदिश प्लस डेल्टा p2 सदिश, उसके ऊपर को जोड़ दो, नीचे को एक बार हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं। बराबर में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। इधर पक्षांतर कर दो तो क्या हो जाएगा, इधर जाके गुणा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचा अपने पास, डेल्टा p1 सदिश प्लस डेल्टा p2 सदिश बराबर 0, ठीक है। इसका मतलब क्या समझिए, यही अपना फार्मूला आपके निकल जाता है। अच्छा जब दो कण निकाय का निकाय है तो उसमें क्या है, उसके दोनों कणों के संवेग में परिवर्तन का योग जो है उसमें ज्ञात है, यदि उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अर्थात इसको बोल सकते हैं कि p1 सदिश p2 सदिश दोनों ही क्या होगा, दोनों का योग जो होने वाला है वो क्या आने वाला है, नियत आने वाला है, ठीक है। परिवर्तन के हिसाब से जो लिखते हैं हम बिना परिवर्तन के हिसाब से हम लोग नियत लिखते हैं। अर्थात दो कण युक्त निकाय में दोनों कणों के संवेगों का योग क्या होता है, नियत होता है, यदि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो इसको हम लोग द्विकण निकाय के लिए संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को एक कण का द्विकण निकाय के लिए आपको संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है उसको बता दिया है, डिटेल से बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप ये वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, अगले वीडियो को इंतजार कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो हम लोग प्राकृतिक मेथड को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। उसमें रेखीय संवेग संरक्षण के नियम कहीं क्या होता है, पालन होता है, और जो है वो रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित है, ऐसा करके पढ़ने वाले हैं। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, धन्यवाद।